हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? अभी स्ट्रेंथ बहुत कम शो हो रही है। अच्छा, अब जब तक आप लोग मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा फॉर द क्लियरेंस ऑफ साउंड। पूरा तो लैन को सिर्फ आवाज आ रही है। हाँ जी, कैसे हो बेटा? पूरा ठीक हो? मैम अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, क्लियर है आवाज? जी बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन की डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी। चले वो निकालते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल थी हमारे पास। जी बेटा जी, कम टू पेज नंबर 12। हमने इसकी डिस्कशन, मैंने इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको बता दी हुई थी कि बेसिकली हमें इसमें करना क्या है कि अपने बुक्स के रिकॉर्ड्स के रिजल्ट्स को टैली करना है स्टॉक टेकिंग रिजल्ट्स के साथ, रिकॉन्सिलेशन करनी। और रिकॉन्सिलेशन करने की बेटे हमें ज़रूरत कब होती है? जब एक ही इंफॉर्मेशन दो डिफरेंट जगहों पे रिकॉर्ड हो रही हो। तो सेम ट्रांजैक्शंस दो मुख्तलिफ जगहों पे हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो बैलेंस शुड बी सेम, लेकिन समटाइम्स सेम नहीं होता, जिसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और करेक्शंस करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्सिलेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो हमें सिखा रहा है कि जनाब आपने मटेरियल की ट्रांजैक्शंस को मुख्तलिफ जगहों पे रिकॉर्ड किया है, आपने उसे स्टोर लेजर कार्ड में भी रिकॉर्ड किया, बिन कार्ड में भी रिकॉर्ड किया, फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, उनकी स्टॉक टेकिंग करते हैं। और स्टॉक टेकिंग के और बुक्स के रिकॉर्ड सेम होने चाहिए, लेकिन जब सेम नहीं होते तो फिर हमें रिकॉन्सिलेशन की जरूरत पड़ती है। तो जनाब अब हम एक काम करते हैं, दोनों उस क्वेश्चन की हमने ऑलमोस्ट रीडिंग कर ली हुई थी, सोल्यूशन की तरफ डायरेक्टली मूव करेंगे। अच्छा, इसमें देखो बेटे, दो तरह के उसने प्रोडक्ट्स आपके सामने जिक्र किए हुए हैं। एक केमिकल है जनाब हमारे पास बी, और दूसरा केमिकल रॉ फॉर्म में है हमारे पास जी। अब कब कब स्टॉक टेकिंग हो रही है और कब कब हम इनके बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, वो डेट क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे मैं एब्रीवेशन यूज करूंगी स्टॉक लेजर कार्ड के लिए SLC और स्टॉक टेकिंग के लिए ST। स्टोर लेजर कार्ड के अकॉर्डिंगली और स्टॉक टेकिंग के अकॉर्डिंगली हमारे पास इन्वेंट्री है कितनी, उससे पहले हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि स्टोर लेजर कार्ड में कब तक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है और स्टॉक टेकिंग कब की गई है। उसके लिए आप आइएगा जनाब, वो क्या कहता है पॉइंट नंबर 2 में, कहता है फिजिकल इन्वेंट्रीज ऑफ बी एंड जी वर 535 लीटर्स एंड 140 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। पॉइंट नंबर 2 पे आओगे। The stock check was conducted on 1st June and 31st May for B and G respectively. हमने बी की स्टॉक टेकिंग कब की है? 1 जून की है। 1 जून को हमने स्टॉक टेकिंग की है जनाब बी की, और जी की स्टॉक टेकिंग कब हुई है? 31 मई। हमें इन्वेंट्री की वैल्यू कब की रिक्वायर्ड है? मंथ एंड, ईयर एंड, और ये हमारा ईयर एंड हो रहा है जनाब मई। हमें मई के एंड में एग्जैक्ट वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब है कि स्टोर लेजर कार्ड में 31 मई तक ही की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। 31 मई एंड 31 मई। बेटे, जब हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, हम अपनी बुक्स को जब क्लोज करते हैं, हम अपने बिन कार्ड को भी क्लोज करते हैं, हम अपने स्टोर लेजर कार्ड को भी रिकॉर्ड करते हैं, और सेम टाइम में स्टॉक टेकिंग होनी चाहिए। लेकिन सम टाइम कुछ रीजंस की वजह से स्टॉक टेकिंग डिले हो जाती है।
जैसे यहाँ पे एग्जांपल में उसने कहा कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो 31 मई को क्लोज हुए, लेकिन स्टॉक टेकिंग हमने 1 जून को की है, 1 डे के आफ्टर 1 डे की है। तो 1 जून की जो ट्रांजैक्शंस होंगी स्टॉक टेकिंग की, हम उनके इफेक्ट्स को कैंसिल कर देंगे ताकि उसके रिजल्ट्स भी बैक डेट पे आ जाएं 31 मई। ये चीज़ हमने लर्न की थी इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। वो वहाँ पे आपको ये चीज़ मेंशन करता था कि जनाब अगर हमारे बिजनेस का ईयर क्लोज हुआ 31 दिसंबर और मुझे वहाँ पे 31 दिसंबर में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है तो स्टॉक टेकिंग भी जब होनी चाहिए। लेकिन उसमें वो एग्जांपल देता था कि 5 दिन 10 दिन लेट हो गई हमारी स्टॉक टेकिंग। तो फिर स्टॉक टेकिंग के रिजल्ट को रिवर्स कैसे किया करते थे, हमने आइटम्स जब सेल करते हैं, गुड्स हमारे पास से चली जाती हैं, हमने माइनस किया होगा, उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करवाया करती थी, उसे ऐड बैक करवाती थी। और अगर जो आइटम्स आपने उस टाइम ड्यूरेशन में यूनिट्स परचेज किए हुए होते थे, उसका हम क्या किया करते थे, यूनिट्स परचेज की हमने ऐड किया होगा, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आप माइनस कर देते थे। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। तो जनाब अब आते हैं रिकॉन्सिलेशन की तरफ। सबसे पहले जनाब हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना शो हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 में स्टॉक टेकिंग के रिजल्ट्स हमें बता रहे हैं कि 535 लीटर्स पड़े हुए हैं बी के एज पर स्टॉक टेकिंग रिजल्ट्स। 535 लीटर्स पड़े हुए हैं बी के और 140 लीटर्स पड़े हुए हैं हमारे पास जी के। जबकि स्टॉक लेजर कार्ड से रेलेवेंट उसने सारी इंफॉर्मेशन आपको ऊपर दी हुई है, हम उसकी हेल्प से उस दिन भी कैलकुलेट किया था, अब दोबारा भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि जनाब हमारी बुक्स क्या इन्वेंट्री शो कर रही है। कैलकुलेटर पकड़िएगा। पॉइंट नंबर 1 में उसने बेटा बी के ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स दिए हुए हैं आपको 1000। जितने आपने आइटम्स उनके परचेज किए ऐड कर दोगे। ओपनिंग इन्वेंट्री में 1000 लीटर्स हैं प्लस 420 लीटर्स आपने रिसीव किए एज पर बुक्स। 500 लीटर्स रिसीव किए। देखें रिसीट्स के कॉलम में बी के अंडर उसने रिसीट्स के लीटर्स मेंशन किए हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ, माइनस कर देंगे जितने लीटर्स इशू हुए यूज हुए। तो मैं माइनस करती हूँ 560 लीटर, माइनस करते हैं 300, माइनस करते हैं 250 और माइनस करते हैं 500। तो जनाब हमारे पास स्टोर लेजर कार्ड जो रिजल्ट शो कर रहा है वो शो कर रहा है कि हमारे पास बुक्स कह रही है कि 310 लीटर्स होने चाहिए, जबकि स्टॉक टेकिंग के रिजल्ट्स बता रहे हैं कि वी हैव 535 लीटर्स। इसी तरह आप बेटे जी की वर्किंग करोगे। जी के देखो ओपनिंग स्टॉक में उसने कितने यूनिट्स मेंशन किए हुए हैं, कितने लीटर्स मेंशन किए हुए हैं 500। उसमें जी की सारी रिसीट्स आप ऐड कर दो, प्लस 450 प्लस 700 प्लस 250, ये बेटे ऐड किया टोटल हो गया 1900। जितने लीटर्स हमने यूज कर लिए वो माइनस कर देते हैं, माइनस 650 माइनस 300 माइनस 150 एंड माइनस 450। तो जनाब हमारे बुक्स शो कर रही हैं कि हमारे पास 350 लीटर्स हैं जी के। ये रिजल्ट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। वेरिएशन है और वेरिएशन की रीजंस क्या है उसने बताई हुई है 1 बाय 1। अब चलिए हम उनको रेक्टिफाई कर लेते हैं। अब देखो रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। कहते हैं ड्यू टू कंटेमिनेशन। कंटामिनेशन क्या है, इवेपोरेशन की वजह से जो लॉस हो जाता है। केमिकल्स हैं, जब इनकी प्रोडक्शन होती है बहुत सारा केमिकल इवेपोरेट हो जाता है, आपका लॉस है रॉ मटेरियल का। ड्यू टू कंटामिनेशन 95 लीटर्स ऑफ बी एंड 105 लीटर्स ऑफ जी वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक चेक। स्टॉक चेक का मतलब है कि स्टॉक टेकिंग करते वक्त आपने ये बैड यूनिट्स जो इवेपोरेट हो गए हुए थे वो आपने माइनस कर दिए। तो बिल्कुल हमने क्या करना है, लॉसेस के यूनिट्स को माइनस कर देना है। तो स्टॉक टेकिंग में हमने इसको माइनस कर दिया। उसने यहाँ हमें बताया क्यों है, इसलिए बताया कि जनाब वही ट्रांजैक्शन हमें अपने बुक्स में भी रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। तो स्टॉक टेकिंग में कंटामिनेशन को अकाउंट फॉर कर लिया गया है। इसका मतलब है कि बुक्स में हमने कंटामिनेशन को रिकॉर्ड नहीं किया। तो बुक्स में जब हम कंटामिनेशन को रिकॉर्ड करेंगे तो इन्वेंट्री का बैलेंस कम होगा। तो जनाब कंटामिनेशन 95 लीटर्स की हुई है बी की और 105 लीटर्स हमने एक्सक्लूड किए हैं जी के।
स्टॉक टेकिंग में मैंने इसका इफेक्ट इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो कहते हैं स्टॉक टेकिंग में हम कंटेमिनेशन को ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुके हैं। अगर बात समझ में नहीं आए तो बेटे वो बैंक रिकॉन्सिलेशन के पॉइंट जहन में रखिएगा। कैश बुक में हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते थे जो बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी आ चुकी भी होती थी। कैश बुक में उनके इफेक्ट्स क्योंकि नहीं आए हुए होते थे तो कैश बुक में आप उनके इफेक्ट्स कंसिडर किया करते थे। और जो चीज़ें कैश बुक में रिकॉर्डेड है बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं थी, आप रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में उसे बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर दिया करते थे। सेम यही काम मैं यहाँ कर रही हूँ। तो जनाब कंटेमिनेशन रिकॉर्डेड नहीं थे बुक्स में, स्टॉक लेजर कार्ड में, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि जनाब आपने 250 लीटर ऑफ बी विच वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जून 2003 and 95 liters of the G which was issued on 31st May 2003 after physical count were included in the physical inventory. जनाब आपने B के 250 लीटर रिसीव किए। B के 250 लीटर हमने रिसीव किए और कब रिसीव किए? 1 जून 2003 को। स्टॉक टेकिंग कब हुई है? 1 जून 2003 को। तो हमने यूनिट्स रिसीव किए 1 जून को। 1 जून की स्टॉक टेकिंग में ये यूनिट्स आ चुके हैं, लेकिन ये हमारी परचेजेस हैं जून के मंथ की। ये हमारे प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस मंथ मई के मंथ की ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हमने स्टोर लेजर कार्ड में इसे रिकॉर्ड नहीं किया। 250 लीटर की कहीं पे भी देखो बी में रिसीट शो नहीं हो रही। हमने 250 लीटर की परचेजेस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि ये मई के मंथ की ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ये जून के मंथ की ट्रांजैक्शन थी। अब क्योंकि ये स्टॉक टेकिंग में यूनिट्स आ चुके हुए हैं, हम उसे बैक डेट में लाने के लिए क्या करेंगे? स्टॉक टेकिंग में से माइनस कर दोगे 250। आप लिखोगे परचेजेस फॉर नेक्स्ट मंथ। ये इस मंथ की परचेजेस है ही नहीं है, ये नेक्स्ट मंथ की परचेजेस हैं, इसलिए हम दिस मंथ से उसे माइनस कर देंगे ताकि आपके स्टोर लेजर कार्ड के रिजल्ट्स भी बैक डेट में 31 मई में आ जाए। उसके बाद कहता है जो 95 लीटर्स थे जी के, ये आपने इशू किए। और कब इशू किए हैं जनाब? 31 मई 2013 को। स्टॉक टेकिंग भी 31 मई 2013 को हुई है। अब ये यूनिट्स इशू किए व्हेन? आफ्टर द फिजिकल काउंट। आफ्टर को अंडरलाइन करो। फिजिकल काउंट स्टॉक टेकिंग के बाद ये यूनिट्स आपने इशू किए, लेकिन ये ट्रांजैक्शन मई के मंथ से ही रिलेट कर रही है, तो हमें इसे स्टॉक टेकिंग में कंसिडर करना चाहिए था। लेकिन यूनिट स्टॉक टेकिंग के बाद इशू हुए हैं, इसका मतलब है स्टॉक टेकिंग के रिजल्ट्स में ये ट्रांजैक्शन आपसे मिस हो गई, तो इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। 95 लीटर्स यूनिट्स इशू हुए, इशूड यूनिट्स स्टॉक टेकिंग के रिजल्ट से निकाल दीजिए। लीजिए मैंने निकाल दी, यहां तक कोई इशू। जी बेटे उसके बाद है, कहता है 150 लीटर्स ऑफ केमिकल बी वॉज हेल्ड बाय ML ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। हमारे पास 150 यूनिट्स ऐसे पड़े हुए हैं, हम ML महांती लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जनाब हमारे पास 150 लीटर्स पड़े हुए हैं स्टोर रूम में। जब वो पड़े हुए हैं तो इसका मतलब वो स्टॉक टेकिंग में कंसिडर हो गए, लेकिन वो हमारे नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। इस मीन्स के कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आ चुका, आप ओके कर चुके हो, कस्टमर ने कहा भी आप अपने पास रखिए, मैं कुछ दिनों में रिसीव कर लूंगा। तो भाई वो हमारी गुड्स अब नहीं है, हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं होने चाहिए। लेकिन क्योंकि वो स्टोर रूम में पड़े हुए हैं, कस्टमर के बिहाफ पे पड़े हुए हैं, यूनिट्स की फिजिकल फेस के ऊपर ये चीज मेंशन नहीं होती, वो स्टॉक टेकिंग में यूनिट्स आ चुके हैं लेकिन हमारे नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। कस्टमर्स गुड, कितनी क्वांटिटी है जनाब? 150 लीटर, ये माइनस कर दिया। जी बेटा शोएब। मैम ये 95 का बताइएगा, ये कैसे किया? माइनस क्यों किया मैम? माइनस क्यों किया? देखो बेटे इसमें वो क्या कहता है, कहते हैं 95 लीटर्स थे आपने इशू कर दिए, वो अब आपके स्टोर रूम में नहीं है। और ये कब की ट्रांजैक्शन है? 31 मई की, जिस मंथ की हम स्टॉक टेकिंग स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं।
लेकिन जो यूनिट्स इशू किए वो फिजिकल काउंट के बाद इशू किए। इसका मतलब ये स्टॉक टेकिंग में काउंट हो गए, गिनती में आ गए, ये स्टॉक टेकिंग में आ गए, जबकि ये एक्चुअल में इशू हो चुके थे 31 मई के एंड में। ठीक है, इसलिए स्टॉक टेकिंग के रिजल्ट्स में से हम लोगों ने माइनस कर दिया। फिर उसके बाद फर्दर क्या कहता है, कहता है जनाब हम पॉइंट नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे, 150 लीटर्स ऑफ केमिकल बी वाज हेल्ड बाय एमएल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। ये जनाब कस्टमर की गुड्स थी, हमारी नहीं थी, इसलिए मैंने माइनस कर दी। Whereas 100 liters of chemical G was held by one of the supplier on ML's behalf. हमारे 100 यूनिट हमारे सप्लायर के पास पड़े हैं, वो हमारे हैं, हम परचेज कर चुके, ऑर्डर ओके हो चुका है, इनवॉइस की ट्रांजैक्शन हो चुकी, लीगल ऑनरशिप उन गुड्स पे हमारी हो चुकी, इसलिए वो गुड्स हमारी क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ ट्रांजैक्शन बताने का मतलब ये है कि जनाब इसका मतलब है वो फिजिकली हमारे पास गुड्स नहीं आई, स्टॉक टेकिंग में वो काउंट भी नहीं हुई, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टॉक टेकिंग में उसे कंसिडर कर लेंगे। ये हमारे यूनिट्स हैं, तो जनाब इससे हमारा इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ेगा। स्टॉक टेकिंग में इस ट्रांजैक्शन को हमने मिस किया, इसलिए ये देखो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। गुड्स विद सप्लायर, ट्रांजैक्शन नंबर 6 में मुबशर बेटा अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आप लोगों को ऑप्शन दे दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम ये जो है वेयर 100 लीटर्स ऑफ केमिकल जी वाज हेल्ड बाय वन ऑफ सप्लायर्स ऑन एमएल बिहाफ। हाँ जी मैम ये बता दीजिएगा ये इसको कैसे हमने ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना। देखो सप्लायर जिससे हम चीजें खरीदते हैं, ठीक है, वो चीजें हम खरीद चुके हैं, लेकिन हमारी चीजें हैं हम खरीद कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो हमारे सप्लायर के पास पड़ी हुई है, हमारे स्टोर रूम तक नहीं पहुंची। जब तक वो हमारे स्टोर रूम में नहीं आएंगी, वो जब तक स्टॉक टेकिंग में नहीं आएंगी। वो चीजें हम खरीद चुके हैं, हमारी चीजें हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन वो स्टोर की वो पड़े हुए हमारे सप्लायर के पास पड़ी हुई है, लेकिन वो हमारी चीजें हैं, इसलिए हमने उसको इन्वेंट्री में शामिल कर लिया। ओके मैम, ठीक हो गया। अब जैसे कस्टमर के बिहाफ पे हमने चीजें जो रखी हुई हैं वो हमारी गुड्स नहीं है, उनको माइनस कर दे, और जो हमारी चीजें किसी के पास पड़ी हुई हैं वो आपका एसेट है, आपसे रेलेवेंट आइटम्स हैं, उनको हम ऐड बैक कर लेंगे। ओके ओके बेटा। फिर उसके बाद कहते हैं 100 लीटर्स ऑफ बी का भी कोई प्रॉब्लम जी। मैम ये स्टोर लेजर कार में तो शो कर रहे होंगे ना, क्या हुआ गुड्स विद सप्लायर है, गुड्स विद सप्लायर हमारे पास 100 यूनिट्स हैं जी। ये मैं स्टोर लेजर कार में शो हो गया होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा बेटे, अगर ट्रांजैक्शन दोनों जगहों पे रिकॉर्ड होगी या दोनों जगहों पे नहीं रिकॉर्ड होगी, उसकी वजह से तो डिफरेंस अराइज नहीं होगा। डिफरेंस अराइज ही उनकी वजह से, उन ट्रांजैक्शंस की वजह से होता है जो एक वक्त में एक जगह रिकॉर्डेड है। जब वो स्टॉक टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होगा तो आपने हमेशा ये चीज एज्यूम करनी है कि जनाब बुक्स में ये रिकॉर्ड हो चुके होंगे। ठीक है बेटे। अच्छा जनाब, अब 100 लीटर्स ऑफ बी के बारे में क्या कहता है? कहता है 100 लीटर्स ऑफ बी एंड 200 लीटर्स ऑफ जी वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन 31 मई एंड 1 जून 2003 रिस्पेक्टिवली। अब हमें पहले बी की बात करते हैं। बी के 100 लीटर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर रूम की तरफ वापस आ गया है। तो भाई 100 लीटर्स हमें, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बेस्ट, बहुत शुक्रिया। हाँ जी जनाब, 100 लीटर्स जो हैं वो बी के हमारे पास आ चुके हैं। कब? 31 मई को। और हमने इनकी स्टॉक टेकिंग कब की है? बी की स्टॉक टेकिंग के नीचे देखें मैंने डेट मेंशन की हुई है 1 जून। एक दिन पहले ये चीजें स्टोर रूम में वापस आई हैं और स्टॉक टेकिंग एक दिन के बाद करें। इससे क्या आपके माइंड में आता है? इसका मतलब है कि ये यूनिट्स वापस आए और स्टॉक टेकिंग में कंसिडर हो गए। फिर उसे यहाँ क्यों बताया जा रहा है? इसका मतलब है स्टॉक टेकिंग में अगर कंसिडर हो गए तो अंडरस्टूड बात है कि वो हमारी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड हुए होंगे, जब भी तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस आया। तो जनाब अब मैं क्या करूंगी, ये क्योंकि स्टॉक टेकिंग हमारी 1 जून को हुई है, ये हमारे पास एक दिन पहले वापस आ चुके, स्टोर रूम में पड़े हुए, इसलिए काउंट हो गए होंगे, स्टॉक टेकिंग में ये कंसिडर हो गए हुए होंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि स्टोर लेजर कार्ड में हमने रिटर्न यूनिट्स की एंट्री को पास नहीं किया, अब हम पास करेंगे।
गुड्स रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर रूम की तरफ चीजें आई हैं, वो रिकॉर्ड नहीं हुई, हमने रिकॉर्ड करना है। और वो कितनी चीजें वापस आई थी इसकी 100। 200 लीटर्स ऑफ जी वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस। इसके अलावा जी के भी 200 यूनिट वापस आए हैं, लेकिन कब वापस आए हैं? उनकी डेट वो देता है 1 जून 2003। अब जरा जी के बारे में देखें, हमारे स्टोर लेजर कार्ड के रिजल्ट्स भी हमें 31 मई तक के चाहिए और स्टॉक टेकिंग भी हमने 31 मई को की है। ये जो यूनिट्स वापस आए ये 1 जून के आए, ये ट्रांजैक्शन दिस मंथ से रेलेवेंट नहीं है। अगर रिकॉर्ड नहीं हुई बुक्स में तो बिल्कुल सही हुआ, रिकॉर्ड होना भी नहीं चाहिए था। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंफ्यूज करने के लिए इसको स्किप कर दे। तो 200 लीटर्स जो हैं जी के वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसकी रीजन क्या है मैं फिर से बता दूं कि जनाब ये जो चीजें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर रूम की तरफ वापस आई हैं जी के 200 लीटर्स कब वापस आए, वो कहते हैं 1 जून को आए। जरा देखिए ऊपर मैंने डेट मेंशन की हुई है जी के अंडर कि स्टोर लेजर कार्ड के रिजल्ट्स भी मुझे 31 मई के अकॉर्डिंगली चाहिए, स्टॉक टेकिंग भी 31 मई को ही हुई है। तो ये जून की ट्रांजैक्शन थी, जून में ही हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। ये ना स्टोर लेजर कार्ड में कंसिडर होगी ना स्टॉक टेकिंग में कंसिडर होगी। उसके बाद नेक्स्ट में है पॉइंट नंबर 7, 250 liters of chemical B purchased on 12th May and 150 liters of chemical G purchased on 24th May। करंट मंथ की ट्रांजैक्शंस है, खरीदा है। प्रॉब्लम क्या हुआ है? were inadvertently recorded। ये रिकॉर्ड हो गए एज 420 लीटर्स एंड 250 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। रिकॉर्डिंग हम कहाँ करें? बुक्स में। स्टोर लेजर कार्ड की मिस्टेक है, स्टोर लेजर कार्ड में ही रेक्टिफाई करेंगे। आपने परचेजेस को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, ज्यादा यूनिट्स ऐड कर दिए स्टोर लेजर कार्ड में, तो जितने ज्यादा यूनिट्स ऐड कर दिए हैं हम उनको माइनस कर देते हैं। ओवरकास्ट परचेजेस, ओवरकास्ट परचेजेस कितने से ओवरकास्ट हुआ है? वो कहता है कि जनाब आपने खरीदे थे 240 लीटर, आपने रिकॉर्ड कर दिए 420 माइनस 240। ये है जनाब आपने 180 यूनिट्स ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए, परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड कर ली, माइनस कर दीजिए। जी के आपने कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स रिकॉर्ड किए जनाब? 250 थे, आपने परचेज किए 150 परचेज किए थे, 250 आपने रिकॉर्ड कर लिए, 100 यूनिट्स आपने इसके ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए, परचेजेस ओवरकास्ट हो गई, मैं ये भी माइनस कर। अब देखते हैं कि जनाब हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आ रहा है। बैलेंस कीजिएगा, ये आपके पास करेक्ट बैलेंस आएगा और वो कितना आ रहा है? 310। मैम ये बी का आ रहा 135, दोनों का 135 आ रहा। बी का कंफर्म कर लिया, थैंक यू बेटा। 135 स्टोर लेजर कार्ड और जी मैम ये दोनों। मैम ये जी का जो एसएलसी का आता है 145। अभी अगर हमारा क्वेश्चन ठीक है तो उसका भी यही आना चाहिए। हाँ, क्योंकि 5 ऐड करना जी मैम करेक्ट आता। जी मैम आता। तो ये देखें बेटे हमारी रिकॉन्सिलेशन हो गई। इसमें सिंपल क्या किया, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। रिकॉन्सिलेशन के बाद दोनों बुक्स, स्टॉक टेकिंग के भी और आपके बुक्स के रिजल्ट सेम होने चाहिए। ये हमारा करेक्ट बैलेंस है और ये गुड यूनिट्स हैं सारे के सारे, क्योंकि जो कंटेमिनेटेड यूनिट्स थे वो ऑलरेडी मैंने बैड यूनिट्स वहां से 95 माइनस कर दिए हैं। ये सारे के सारे हमारे पास कौन से यूनिट्स हैं? गुड यूनिट्स हैं। तो एग्जैक्टली गुड यूनिट का जो हमारे पास बैलेंस है वो 135 है। और ये हमने एडजस्टमेंट कैसे की है? सिंपल, स्टोर लेजर कार्ड में अगर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया वहां रिकॉर्ड कर दिया, जो चीजें स्टॉक टेकिंग में कंसिडर नहीं हुई थी वो स्टॉक टेकिंग में कंसिडर कर दी, जहां के एरर थे वहां हमने रेक्टिफाई कर दिए, तो ऑटोमेटिकली दोनों का बैलेंस मैच हो गया। तो जनाब एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम जनाब चलेंगे उनकी वैल्यूएशन की तरफ। और वैल्यूएशन के लिए क्या है, हमें उनकी एनआरवी की इंफॉर्मेशन चाहिए और कॉस्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए।
जहां तक एनआरवी की बात है, आप नोट कीजिएगा कभी भी वो गुड यूनिट्स की एनआरवी आपको नहीं बताता, क्योंकि हमें भी मालूम है, उसे भी मालूम है कि गुड यूनिट्स की एनआरवी हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होगी, इसलिए गुड यूनिट की वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे होती है। जहां तक बात है आपके बैड यूनिट्स की, कंटेमिनेटेड यूनिट्स की, तो देखिए जहां उसने कंटेमिनेशन लिखा हुआ है उनकी एनआरवी उसने खुद आपको दे दी हुई है। पॉइंट नंबर 3 के एंड में कहता है देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू ₹20 एंड 50 पर लीटर रिस्पेक्टिवली। अब हमें करना क्या है, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या है, परपेचुअल या पीरियोडिक सिस्टम में हम FIFO या FIFO को यूज करते हैं। और इस क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने अंडरलाइन करवाया था कि जनाब ये जो ML में हांति लिमिटेड है, ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड को फॉलो कर रही है। तो चलिए अब हमने स्टोर लेजर कार्ड बनाना है अंडर परपेचुअल सिस्टम और वेटेड एवरेज सिस्टम को फॉलो करना है। तो चलिए ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं आपके साथ मिलकर करती हूँ, कैलकुलेशंस आप लोग मुझे बताते चले जाइएगा। फसीउर रहमान अनम्यूट कर लीजिए बेटे। मैम ये 6 पॉइंट एक बार फिर बता दीजिएगा। गुड रिटर्न्स फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ बेटे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फैक्ट्री से स्टोर रूम में चीजें वापस आए, स्टॉक जो है उसकी वैल्यूएशन स्टोर रूम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होती है। स्टोर रूम में चीजें आ रही हैं, हम गुड्स को ऐड करते हैं, स्टोर रूम से चीजें जा रही हैं, चाहे आप अपने सप्लायर को वापस कर रहे हो या फैक्ट्री की तरफ इशू कर रहे हो, चीजें जा रही हैं, माइनस करते हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से चीजें हमें स्टोर रूम में वापस आई हैं, स्टोर रूम में उसका बैलेंस बढ़ना चाहिए, लेकिन बताया क्यों है, 100 लीटर्स हमें वापस आए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से 31 मई को। तो बताने का मतलब ये है कि जब वो 31 मई को वापस आ गए, स्टॉक टेकिंग हम 31 मई के बाद करें, इसका मतलब स्टॉक टेकिंग में ये कंसिडर हो गए हैं। तो फिर कहाँ कंसिडर नहीं हुए होंगे, आपके स्टोर लेजर कार्ड में। तो स्टोर लेजर कार्ड में अब लिख दीजिए कि चीजें हमें वापस आई हैं, गुड्स रिटर्न 100 यूनिट्स। ठीक है, और बेटे उसको मैंने 200 को डील नहीं किया, वो समझ में आया, उसकी रीजन क्या है, 200 लीटर्स है जी के, और जी के स्टोर लेजर कार्ड की वैल्यू भी मुझे मंथ एंड 31 मई को चाहिए, और स्टॉक टेकिंग भी उसकी 31 मई को ही हुई है। लेकिन ये जो 200 लीटर्स की ट्रांजैक्शन हुई है ये 1 जून को हुई है, नेक्स्ट मंथ की ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट मंथ में डील करेंगे, उसको हमने यहाँ पे कंसिडर करना ही है। ओके हो गया, चलें जनाब हम मिलके बी का स्टोर लेजर कार्ड बनाते हैं। स्टोर लेजर कार्ड हम बनाते हैं बी के लिए, और हम फॉलो करेंगे एफ को। मैं डेट का कॉलम स्किप कर रही हूं टाइम को सेव करने के लिए। रिसीट्स, इश्यूड, और बेटे ये हमारे पास बैलेंस। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स को लिखेंगे। तो देखो आपके पास ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं जनाब, ओपनिंग स्टॉक में वो कहता है बी के आपके पास है 1000 लीटर्स। तो 1000 लीटर्स यहां मैं मेंशन करूंगी, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू उसने खुद बताई हुई है 50, तो टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी हो गई 50,000। अब अगर आपको याद हो एफको मेथड में क्या किया करते थे, हर ट्रांजैक्शन से पहले बैलेंस के कॉलम को क्लोज किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जनाब 560 लीटर्स आपने इशू किए हैं 5 मई को, और 9 मई को आपने इशू किए 300 लीटर। एक काम करते हैं एक साथ इशू कर देते हैं 860 यूनिट्स, क्योंकि बीच में कोई परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं हुई, और अगर बीच में परचेज की कोई ट्रांजैक्शन ना हो तो कॉस्ट पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे मैंने क्या करना है 860 यूनिट एक ही दफा इशू कर देते हैं, और करंट हमारे पास कॉस्ट कितनी है 50। कौन बताएगा? मैम ये 43,000 आता है। हाउ मच? 43,000। 43, यस मैम। अब बैलेंस पे बेटे क्या फर्क पड़ेगा, 1000 यूनिट्स थे 860 इशू हो गए, क्या 140 यूनिट्स आते हैं? यस मैम। कॉस्ट प्राइस वही रहेगी 50, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट मैम ये 7,000 50,000 में से जनाब हमने माइनस किया 43,000 को, हमारे पास 7,000 की कॉस्ट हो गई। उसके बाद जनाब आपने 420 यूनिट परचेज किए 52 के हिसाब से, तो ये हमारे पास कितना आता है मैम? ये आता है 21840। थैंक यू बेटा। अब देखो बैलेंस पे क्या होगा, 140 यूनिट्स ऑलरेडी थे, 420 और हमारे पास आए, क्या 560 बनता है? यस मैम। अब क्या करेंगे, यूनिट्स में यूनिट्स ऐड, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड। ऑलरेडी कॉस्ट थी मेरे पास 7,000 की, और 21,840 उसमें ऐड होगा, तो 28,840 की टोटल कॉस्ट आएगी।
और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे कैसे? 28,840 डिवाइडेड बाय 560। यस मैम 51.5 51.5। ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या हुआ है जनाब? अब 250 लीटर्स हमने इशू की। यस मैम करंट ये कॉस्ट पर यूनिट 51 एक ही है 51.5, बिल्कुल ठीक है। 12875 12875 और यूनिट्स यस मैम कितने रह गए? 560 माइनस 250 310 310। कॉस्ट पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 51.5। कॉस्ट में से हम कॉस्ट माइनस कर देते हैं। मैम ये आती है 15965 कॉस्ट आती है इसकी 15965 ये बेटे हमारे पास कॉस्ट। मैम ये मैंने इसमें से माइनस किया है, इसमें बिल्कुल कॉस्ट में से। बिल्कुल सही किया। कॉस्ट पर यूनिट सेम है इसलिए माइनस कर देना है जब इशू करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं बेटे, राउंड ऑफ अगर आपने कम किया होगा ऑलमोस्ट वही आएगा। उसके बाद जनाब 250 लीटर्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया, 555 के हिसाब से हमने परचेज किया। 27 जी 500 अब यूनिट्स और कॉस्ट ऐड कर दें। 310 में 500 जमा किया 810। यस मैम 15,000 की कॉस्ट में 27,000 को ऐड किया। मैम ये आता है 43465 ठीक हो गया, गुड, बहुत शुक्रिया बेटे। डिवाइडेड बाय 810 मैम ये आता है 53.66 जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन हुई? हमने जनाब 500 यूनिट भी खरीद लिए। अब 500 हमने इशू करने, सेम उस पर इशू कर देंगे 500 इंटू 53.66 26830 26830 Yes, 810 ma'am. जी बेटे 310 मैम 43465 मैम ये इसकी कॉस्ट आती है 16635 16635 ये जनाब हमारे पास कॉस्ट आ गई। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन से ऊपर उसने क्वेश्चन के फेस में आपको मेंशन की हुई थी। अब जरा जो रिकॉन्सिलेशन मैंने आपके पास की है, आपने उसके इफेक्ट्स भी रिकॉन्सिलेशन में देखो। जो जो चीज़ें स्टोर लेजर कार्ड में हमने कहा था कि एडजस्ट होनी चाहिए, उसकी एडजस्टमेंट भी करोगे। ये स्टोर लेजर कार्ड की तरफ मैं वापस आती हूँ। ये देखिए 3 एडजस्टमेंट्स हुई हुई हैं बी के स्टोर लेजर कार्ड में रिकॉन्सिलेशन में। एक तो 95 लीटर्स ये बैड यूनिट्स आपने माइनस किए हुए हैं। इसके अलावा जनाब गुड्स रिटर्न हुई है 100 की, वो ऐड करनी है आपने। और 180 यूनिट्स जो हैं जनाब, ये आपके परचेजेस ओवर रिकॉर्डेड हो गई थी, आपने इसके इफेक्ट को भी करेक्ट करना है। अच्छा, बैड यूनिट्स का क्या करें? मैं कोशिश करूंगी कि प्रैक्टिस आपको वही करवाऊं जो इंट्रोडक्शन में आपने की हुई है कि, और उसमें हमने क्या किया हुआ है कि हम बैड यूनिट को स्टोर लेजर कार्ड में कंसिडर नहीं करते। हमारे पास जो स्टॉक के रिजल्ट आते हैं एज पर स्टोर लेजर कार्ड, उसमें गुड और बैड यूनिट्स शामिल होते हैं। बाद में हम बैड और गुड यूनिट्स को सेपरेट कर दिया करते हैं। आप चाहो तो इस तरह कर लो, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपकी वही प्रैक्टिस हो जाएगी जो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। तो बैड यूनिट्स को हम एंड में जाके माइनस करेंगे, तो बेहतर है कि हम बैड यूनिट्स को बाद में ही माइनस करें। तो सिर्फ 2 पॉइंट्स एडजस्ट होंगे। 100 यूनिट्स आपने ऐड बैक करने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से वापस आए, और 180 यूनिट्स आपने परचेजेस को ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया हुआ था, एक आपने ये एडजस्टमेंट डाल। चलें जनाब, सबसे पहले 100 यूनिट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से वापस आए। जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ इशू करते हैं तो इशू के कॉलम में लिखते हैं, जब वापस आएंगे तब भी हमने इशू के कॉलम में ही उसको लिखना है, लेकिन नेगेटिवली लिख देंगे। 100 यूनिट वापस आए, रेट कौन सा लेंगे? FIFO मेथड है तो उसके अकॉर्डिंगली रेट लोगे, FCO मेथड है तो उसके अकॉर्डिंगली रेट लोगे। इस वक्त मेरे पास FCO मेथड है और वो करंट मेरी जो कॉस्ट शो कर रहा है वो 53.66 है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 5366। इसको यूं ब्रैकेट में इनवर्सली लिख दो। अब जब स्टोरों में चीजें वापस आएंगी तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। 300 यूनिट ऑलरेडी थे, 100 यूनिट वापस आए तो यूनिट मेरे पास कितने हो गए? 410। सेम कॉस्ट पे मैंने डील किया 53.66, वो मैंने वैसे ही मेंशन कर देना है जिस तरह यूनिट्स में यूनिट्स ऐड किए, कॉस्ट में कॉस्ट 22200 22200 ये आपके पास कॉस्ट आ। ये मैम आगे 0.6 भी है, 0.6 1 कर दें वो लास्ट में।
5366 की जगह पे नो मैम, ये अच्छा, 222006 वन है। आता है, वन आता है, ठीक है। यहाँ जी मैम, यहाँ पे लास्ट पे 1 कर दूं। ठीक है, 001 जी। उसके बाद देखो आपने बेटे परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड कर ली हुई थी, परचेजेस के कॉलम में ही इसकी करेक्शन करोगे, लेकिन क्योंकि परचेजेस को कम करना है इसलिए नेगेटिवली मेंशन करोगे, वो 180 यूनिट्स थे। अब यहाँ पे कॉस्ट कौन सी चार्ज करें? यूजली परचेजेस में और परचेजेस रिटर्न में हमें वैल्यू का अंदाजा हो जाता है। जरा आप स्टोर लेजर कार्ड के रिजल्ट्स बुक में देखो, पेज नंबर 12 पे वो कहता है 240 लीटर आपने खरीदे थे 12 मई को। 12 मई की ट्रांजैक्शन में देखो वाकई में स्टोर लेजर कार्ड में 240 की जगह पे 420 लिखा हुआ है और रेट कितना है 52। तो वो परचेजेस बेसिकली 240 थी, रेट रॉन्गली रिकॉर्डेड नहीं है, सिर्फ यूनिट्स रॉन्गली रिकॉर्डेड है। तो जितने से यूनिट एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किए गए हैं उसी कॉस्ट से आपने उसको कम करना है ताकि आपके पास परचेजेस की एक्चुअल कॉस्ट आ जाए। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, 180 को 52 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। 9360। अब देखो बेटे क्या करेंगे, वैसे तो परचेजेस के केस में हम यूं किया करते हैं कि यूनिट्स को माइनस करते हैं, ये परचेजेस को कम करना है, तो इससे क्या होगा, यूनिट्स बढ़ने की बजाय आपके कम हो जाएंगे। तो 410 में से 180 को माइनस करो, 230। कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करो, मैम ये आती है 12641। ठीक है बेटे, डिवाइडेड बाय 230, मैम ये आती है 54.96। 54.96। चलो अब आपने इसको यहीं पे स्टॉप करना है। अब मेरे पास स्टोर लेजर कार्ड में 230 यूनिट्स हैं और कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, इस मेथड के अकॉर्डिंगली 54.96। अब मैंने यहाँ क्या करना है, 230 की डिवीजन कर लेनी, यहाँ पे मैंने बैड यूनिट्स अलग करने और गुड यूनिट्स सेपरेट कर लेने। बैड यूनिट्स कितने थे 95। अब 230 में से 95 को माइनस करो, कितना है एग्जैक्टली आता वही 135। यस मैम। बिल्कुल आपके पास गुड यूनिट्स में वही रिजल्ट आने चाहिए जो आपके पास रिकॉन्सिलेशन के बाद आए। तो 230 में से 95 के बैड यूनिट्स मैंने अलग कर लिए, गुड यूनिट्स अलग कर लिए। अब वैल्यूएशन की बात करें तो गुड यूनिट्स की हमेशा कॉस्ट कम होती है, इसलिए आपने इनके यूनिट को करंट कॉस्ट पर यूनिट जो 54.96 है उससे मल्टीप्लाई करोगे। 7419.6। 7419.6। उसके बाद आइए बेटे बैड यूनिट्स। कॉस्ट है हमारे पास 54.96, जबकि बैड यूनिट की उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में या 3 में कहीं पे 3 में उसने एनआरवी बताई हुई, एनआरवी है 20, तो 20 कम है एज कम्पेयर टू 54.96, तो इनकी वैल्यूएशन 20 के हिसाब से 1900 और प्लस कर दीजिए जनाब 7420, राउंड ऑफ कर दे। मैम ये 0.6 भी साथ लगा दिया, 9319.6। तो जनाब हमारे बी का जो केमिकल है उसके क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट्स हैं टोटल 230, जिसमें 95 बैड यूनिट्स हैं और 135 गुड यूनिट्स हैं, उनकी टोटल वैल्यू आती है 9319.6, जो कि हमारी बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगी। अच्छा जनाब ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे बी को आपकी आज की असाइनमेंट ये कि आपने जी को खुद से सॉल्व करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं डिस्कशन कर लूंगी, मेरे पास टाइम स्पेयर हो जाएगा। मैम ये गुड यूनिट की एनआरवी कहाँ दी हुई है? कहाँ दी हुई है बेटे, पॉइंट नंबर 3 में देखो, पॉइंट नंबर 3 के एंड में दी हुई है ना, बैड यूनिट की दी हुई है ना। तो एनआरवी हमेशा बैड यूनिट की देता है, कभी भी क्वेश्चन में गुड यूनिट की नहीं देता, क्योंकि वो अंडरस्टूड बात है उनकी एनआरवी ज्यादा होगी, उनकी वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगी। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा आप लोग मुझे ये बताइए, जो मैंने प्रीवियस असाइनमेंट्स दी हुई थी वो साथ साथ सॉल्व हो रही है? जी मैम हो रही है। ठीक है, तो अब आपने ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें जी को सॉल्व इसी तरीके से करना है, उसके जितने भी आपके पास यूनिट्स आएंगे उनकी टोटल वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट करनी है जैसा मैंने आपके सामने जी की कर दी हुई है, बी की कर दी। जी जी मैम ये 180 यूनिट जो परचेज रिटर्न हुए हैं, इनका यानी कि हम लास्ट से अगर शुरू करें तो 420 उधर जाके इफेक्ट नहीं दे सकते? कहाँ पे, किसके, कौन से यूनिट्स? जो 180 आपने सबसे लास्ट पे एडजस्टमेंट की है। हाँ जी
यही हम यानी कि ऊपर नहीं दे सकते, वो 420 उसकी एडजस्टमेंट ये है ना, उसको ही हम 120 कर देगा। 180 को मल्टीप्लाई किससे कर दूं? मतलब एडजस्टमेंट स्टोर लेजर कार्ड में ना दूं, एंड में जाके वर्किंग में शो कर दूं, ये कहना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहा हूँ कि उधर हम 420 की जगह 120 लिख दें, यानी कि ये लास्ट में हम करें ही ना एडजस्टमेंट इसकी। ना आ नहीं जाएगा से। बिल्कुल भी नहीं आएगा बेटे, करके देखिएगा। परचेज रिटर्न ऑन पे लास्ट की एडजस्टमेंट करनी है इसकी लाजमी ऐसे ही। हाँ जी बिल्कुल, आपने सारी एडजस्टमेंट जो रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में स्टोर लेजर कार्ड में कर दी हुई है, अदर देन बैड यूनिट्स, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट स्टोर लेजर कार्ड में शो करनी है, और उसके बाद जो आपके पास इन्वेंट्री आएगी उसकी सेग्रीगेशन कर दीजिएगा गुड और बैड यूनिट्स में। ये वही प्रैक्टिस है जो आपके इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाली, और इसमें रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट आंसर आता है। ठीक हो क्या? जी जी। एक क्वेश्चन था मैम, जो हमने उस दिन किया था ABCD वाला इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला। अच्छा बताइए बेटे, उसमें क्या है? मैम उसके अंदर जो C पार्ट था, हमने उसको करना था FIFO मेथड से। जी। तो टोटल यूनिट आ रहे थे वो आ रहे थे 95,000, और जो हमने NRV के अंदर जो सेलिंग कॉस्ट लेनी थी वो हमने मैम 90,000 की ली थी। ठीक है इसका क्या, ये मुझे समझ नहीं आई। 90,000 बेटे 90,000 की कॉस्ट के साथ लिखा हुआ है, याद है जब मैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन करवाती हूँ मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इज रिलेटेड विद द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, व्हाइल नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो तब इंकर्ड होती है जब गुड्स सेल करते हैं, वो रिलेट करती है गुड्स सोल्ड के केस में। तो सेलिंग कॉस्ट है, वैसे ही नेम से क्लियर है कि सेलिंग कॉस्ट हम कब बियर करेंगे, जब यूनिट सेल करेंगे। तो ये जो 90,000 की सेलिंग कॉस्ट दी हुई है अगेंस्ट गुड्स सोल्ड दी हुई है, जितनी चीजें आपने बेच दी है उनकी कॉस्ट है, जबकि उसी रेट पे जो यूनिट फर्दर जाके क्लोजिंग स्टॉक के हमने नेक्स्ट मंथ में जाके सेल करने, उन पे भी इतनी ही सेलिंग कॉस्ट होगी जो पर यूनिट ऑलरेडी हम बियर कर चुके। तो वो पर यूनिट निकालने के लिए मैंने ये काम किया था कि 90,000 जितने यूनिट की कॉस्ट है उनसे डिवाइड कर दो, एक यूनिट की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ जाए, और जितने यूनिट की फाइंड आउट करनी है, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट की फाइंड आउट करनी है, उतने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। ओके मैम। यही पूछना चाह रहे थे मुबश्शिर, क्लियर हो गया? जी बेटे, नेक्स्ट में अगर अब हम बात करेंगे, आज जनाब एक और इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, उसमें आपके बहुत से चैप्टर्स की जर्नल एंट्रीज कवर अप हो जाती है। अब मुझे यहाँ पे डिस्कस ये करना है कि जनाब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे CGS तक पहुंचती है। हमारे मैन्युफैक्चर की टोटल कॉस्ट को हम फंक्शन की बेसिस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट चाहे आपकी प्रोडक्शन बेस्ड है या रिलेटेड विद द सेलिंग ऑफ गुड्स आपकी सर्विस कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है, अल्टीमेटली उसने इनकम स्टेटमेंट में जाना है। और कहाँ जाना है जनाब? आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट CGS में चली जाती है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट होती है। आज हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट CGS की अकाउंट की तरफ मूव करती है। प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो इसे कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो। इसमें बहुत से चैप्टर्स की आपकी जर्नल एंट्रीज कवर अप होंगी, तो गौर से देखिएगा, इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये कहीं पे बुक में मेरा नहीं ख्याल के मेंशन होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हमने पढ़े, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और आपके एक्सपेंसेस, ये 3 एलिमेंट्स थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेचर की बेस पे जब क्लासिफाई किया तो हमें मालूम हुआ कि जनाब आपकी मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के बिहेवियर्स मिलते हैं। आपकी मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी, इसी तरह लेबर कॉस्ट आपकी डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी, एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब हमें इनका करना क्या है? प्रोडक्शन से पहले हमारे पास प्रोडक्शन के रिसोर्सेज 100% मैनेज होने चाहिए। जब रिसोर्सेज एक्वायर हो जाते हैं फिर फाइनली प्रोडक्शन का काम स्टार्ट होता है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि अगर मुझे चीज़ें बनानी है, बनाने से पहले मेरे पास इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। हम रॉ मटेरियल को पहले परचेज करते हैं, बाद में प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो रॉ मटेरियल को जब हम परचेज करते हैं उसको जर्नलाइज कैसे करते हैं, या आपने परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम में
इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ लिया, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। अगर आपका पीरियोडिक सिस्टम है तो रॉ मटेरियल की परचेजेस को आपने कैसे रिकॉर्ड किया होगा, परचेजेस के अकाउंट को डेबिट किया होगा और कैश या पेएबल के अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, डिपेंड किया आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी या कैश ट्रांजैक्शन। परपेचुअल सिस्टम में जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो कैसे रिकॉर्ड करोगे जनाब, आप रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को डेबिट करोगे, कैश या पेएबल को क्रेडिट करोगे। अब हम यहाँ पे कौन सा सिस्टम फॉलो करने जा रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब तक वो खुद ना कह दे कि हम पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ना मेंशन हो, तो आपने हमेशा एज्यूम करना है परपेचुअल सिस्टम। परपेचुअल सिस्टम में ही हम इन तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल की एंट्री कर दी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और आपके पेएबल्स क्रेडिट। लीजिए इन्वेंट्री खरीदी, आपकी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट आपकी बुक्स में ओपन हो गया। हमने काम वर्कर से करवाना है, उनको सैलरीज पे करनी है, सैलरी पे करोगे आपका लेबर का अकाउंट ओपन हो जाएगा जनाब, लेबर कॉस्ट डेबिट और कैश या पेएबल क्रेडिट। पे कर दी सैलरीज तो कैश क्रेडिट, अगर नेक्स्ट मंथ में जाके आपने पे करनी है तो आपकी एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस या फिर पेएबल क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरह बेटे आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने इंकर्ड हो गए आपने पे कर दिया, आप एक्सपेंस को डेबिट करोगे और कैश को क्रेडिट कर दोगे, और अगर एक्रूड है तो एक्रूड को क्रेडिट कर दोगे। आप जब ये ट्रांजैक्शन पास कर लेते हो ऑटोमेटिकली आपकी बुक्स में मटेरियल का टी अकाउंट, लेबर का टी अकाउंट और एक्सपेंसेस का टी अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर फाइनली प्रोडक्शन का काम स्टार्ट होता है। जब प्रोडक्शन का काम होता है स्टार्ट, हम जैसे जैसे फिजिकली गुड्स मूव करती हैं वैसे वैसे हमारी बुक्स में नए नए अकाउंट ओपन होना शुरू हो जाते हैं। जब काम शुरू हो जाता है रॉ मटेरियल पे तो आपकी रॉ मटेरियल का स्टेटस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, WIP में। जब रॉ मटेरियल पे हम कुछ काम कर लेते हैं, प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाता है, तो वो रॉ मटेरियल नहीं रहता, उसका स्टेटस WIP हो जाता है। इसलिए हम अपने बुक्स में करते क्या हैं, WIP के नाम से एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, WIP अकाउंट। अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाइएबल भी होते हैं और पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल भी होते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली यूनिट को चार्ज हो जाता है। डायरेक्टली यूनिट को चार्ज होने का मीनिंग क्या है, मतलब ये है कि जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं वो डायरेक्टली यूनिट को चार्ज होंगे, और यूनिट का इस वक्त स्टेटस WIP है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ने डायरेक्टली WIP के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना है। आपका डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट मटेरियल के अकाउंट से निकलेगी WIP के अकाउंट में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लेबर अकाउंट से निकलेगी WIP के अकाउंट में, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट से निकलेंगे WIP के अकाउंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना आइडेंटिफाइबल ना मेजरेबल, इनको डायरेक्टली यूनिट को चार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हेल्प नहीं होती, हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होती, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम करते क्या हैं, वो डायरेक्टली यूनिट को चार्ज नहीं करते, हम क्या करते हैं, उनका एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हमने नाम दिया था फैक्ट्री ओवरहेड का। हम FOH का अकाउंट ओपन करते हैं और जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम FOH के अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं FOH के अकाउंट में, फिर जनाब यहाँ पे एक बड़ा पॉपुलर कॉस्टिंग मेथड है जिसको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट यूनिट को चार्ज कर देते हैं। जब इनडायरेक्ट कॉस्ट यूनिट को चार्ज हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जनाब इनडायरेक्ट कॉस्ट FOH के अकाउंट से निकलेगी और WIP के अकाउंट की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। मैं एरो साइन से इन चीजों को मेंशन कर दूं। इनडायरेक्ट कॉस्ट यूनिट को चार्ज करने के लिए अभी मैंने बोला कि हमें स्पेसिफिक जो है वो कॉस्टिंग मेथड्स की हेल्प लेना पड़ती है, उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो जनाब प्रोडक्शन का काम हो रहा है, मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेस के अकाउंट से डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली WIP के अकाउंट में जा रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस FOH के अकाउंट में आते हैं और वहां से कॉस्टिंग मेथड की हेल्प से यूनिट को चार्ज होते हैं, WIP में चले जाते हैं। और जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही प्रोडक्शन कंप्लीट होती है, यूनिट्स का फिजिकल स्टेटस चेंज हो जाता है। प्रोडक्शन कंप्लीट हुई, यूनिट्स का फिजिकल स्टेटस चेंज हो गया, अब वो क्या बन गया, वो WIP नहीं रहे, वो फिनिश गुड्स बन गई। तो इसलिए हम करते क्या हैं, एक नया अकाउंट फिर ओपन कर लेते हैं फिनिश गुड्स के नाम से।
FG अकाउंट स्टैंड्स फॉर फिनिश्ड गुड्स अकाउंट। जब गुड्स कंप्लीट हो जाएंगी उनकी कॉस्ट WIP के अकाउंट से निकलेगी और फिनिश गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और ये कॉस्ट फिनिश गुड्स के अकाउंट में तब तक रहती है जब तक अल्टीमेटली ये गुड्स हम सेल नहीं कर देते। जब ये गुड्स हम सेल कर देते हैं तो जनाब कॉस्ट फिनिश गुड्स के अकाउंट से निकलती है, एक नए अकाउंट की तरफ चली जाती है जिसका नाम है CGS अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट से फौरन फिर जनाब हमारी वैल्यू कहाँ ट्रांसफर होती है? इनकम स्टेटमेंट। तो इस तरह आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंट अकाउंट से गो थ्रू होते हुए इनकम स्टेटमेंट तक पहुंचती है। और फिर इनकम स्टेटमेंट में हम नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी ट्रांसफर करते हैं और सेल्स रेवेन्यू को भी ट्रांसफर करते हैं, वो भी उनके भी अलग से अकाउंट बनते हैं। सेल्स रेवेन्यू का अकाउंट भी बनेगा, वहां से भी इंफॉर्मेशन रेवेन्यू की इनकम स्टेटमेंट में आएगी। आपकी जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी क्योंकि यूनिट्स को चार्ज नहीं होती, वो इस प्रोसेस का पार्ट नहीं बनेगी। उनके अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट अलग से ओपन होंगे और वहां से कॉस्ट डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। अब इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू भी चला गया, प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट चली गई। अल्टीमेटली एंड रिजल्ट हमारे पास क्या है? नेट प्रॉफिट। तो जनाब ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब इनसे रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज में आपसे डिस्कस करने जा रही हूं। उसके लिए एक छोटी सी टिप ज़हन में रखिएगा, जर्नल एंट्रीज खुद ब खुद बनती चली जाएंगी। ये आपके तमाम के तमाम, अगर आप इन्हें नॉमिनल अकाउंट कंसिडर कर लो, एक्सपेंसेस के अकाउंट। एक्सपेंसेस का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? डेबिट। जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट क्रेडिट रूल के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा हुआ, एक्सपेंसेस इंक्रीज हों तो डेबिट करोगे, एक्सपेंसेस डिक्रीज हों तो उन्हें क्रेडिट करोगे। अब कॉस्ट जिस अकाउंट से आ रही है वहां का बैलेंस कम हो रहा है और जहां कॉस्ट जा रही है उसका बैलेंस बढ़ रहा है। तो जहां कॉस्ट आपकी ट्रांसफर हो रही है उसका बैलेंस बढ़ रहा है, उसको आप डेबिट कर दोगे, और जहां से कॉस्ट आ रही है उसका बैलेंस कम हो रहा है, आप उसे क्रेडिट कर दोगे। देखिए मैं इस चीज की एप्लीकेशन करती हूँ। सबसे पहले जर्नल एंट्री नंबर 1 फॉर डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री नंबर 1 क्या होगी? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट मटेरियल के अकाउंट से निकलेगी, WIP के अकाउंट में जाएगी। एंट्री क्या होगी? WIP अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट आपका क्रेडिट। इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए क्या एंट्री होगी? इनडायरेक्ट मटेरियल ने FOH के अकाउंट में ट्रांसफर होना है, कहां से? फ्रॉम मटेरियल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? FOH अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर 2 होगी। लेबर कॉस्ट को इसी तरह ट्रांसफर करोगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट WIP के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए WIP अकाउंट को डेबिट और लेबर अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ट्रांजैक्शन नंबर 3। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ने FOH के अकाउंट में मूव करना है, तो क्या एंट्री होगी? FOH अकाउंट डेबिट और लेबर कॉस्ट आपकी क्रेडिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस WIP में जाएंगे, इसकी एंट्री क्या होगी? WIP अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 6, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस FOH में जा रहे हैं, तो जनाब FOH अकाउंट डेबिट और आपके एक्सपेंसेस क्रेडिट। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपके WIP के अकाउंट की तरफ लेके जाना है। एंट्री क्या करोगे? WIP अकाउंट डेबिट और FOH अकाउंट आपका क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 7। फिर गुड्स जब कंप्लीट हो जाती हैं तो हम कॉस्ट फिनिश गुड्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम WIP अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री नंबर 1, गुड्स कंप्लीट हो गई, कॉस्ट को शिफ्ट कीजिए WIP के अकाउंट से फिनिश गुड्स की तरफ, तो एंट्री होगी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट और WIP अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। फिर फिनिश गुड्स से कॉस्ट को आपने CGS की तरफ लेके जाना है। ट्रांजैक्शन नंबर 9, आपने जनाब CGS को डेबिट और फिनिश गुड्स के अकाउंट को क्रेडिट, और जब CGS से आपने टुवर्ड्स इनकम स्टेटमेंट वो मूव करने की एंट्री पूछ ले तो भाई सिंपल इनकम स्टेटमेंट डेबिट और CGS अकाउंट क्रेडिट। हाँ जी, हैंड रेज करके बताइए कितने स्टूडेंट ने मेरे पॉइंट को फॉलो किया। सिर्फ उमर अब्बास ने, 3 पार्टिसिपेंट, सबको क्लियर हो गया। अब जनाब हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो उसी से रेलेवेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं।
जी जनाब, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 2। एक जरूरी फोन है, आप लोग पढ़िएगा, मैं भी आ रही। यार मैम ने सारा आज ही करवाना है। जी बेटे, एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। मैम आज रहने दें। मैम क्या हुआ बेटे, क्यों रहने दें? मैम आज के लिए काम काफी है। अभी बेटे हम बहुत स्लो चढ़े, वैसे मैं ये पहली दफा इतना स्लो चढ़ी हूँ, अदरवाइज ये चैप्टर तो मैं 2 दिनों में खत्म करवा दिया करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास टाइम नहीं बचेगा बड़े टॉपिक्स के लिए। अच्छा चले कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने रिक्वेस्ट की, जितना किया वो कर लीजिएगा, और असाइनमेंट भी आप अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी से रेलिवेंट है प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो की बेस पे वो तमाम जर्नल एंट्रीज हैं, लेकिन फिर एक छोटा सा काम करके आना है आपको, लेकिन वो आप कर नहीं पाओगे। चले वो मैं खुद ही करवाऊंगी एग्जाम्पल। हैप्पी? कोई क्वेश्चन है तो बेटे यू मे आस्क। कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं पूछ लूं आप लोगों से। जी सुभान, अनम्यूट करो खुद को। मैम ये सारे एक्सपेंसेस की तरह हम डील करेंगे इनको? अगर एसेट्स भी कंसीडर, अगर एसेट्स के तौर पे भी कंसीडर कर लो, लॉजिक तब भी यही बनती है वो कि तो ये जनाब जी सही इन्वेंट्री, अगर परपेचुअल सिस्टम में इसको लेकर चलो तो ये सारी इन्वेंट्रीज होती हैं। मटेरियल की इन्वेंट्री, WIP की इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, एसेट है। तो एसेट अगर बढ़े तो डेबिट, एसेट अगर कम हो तो जी जी ठीक। तो जब भी आपका वही रिजल्ट बन जाए। ओके हो गया? जी मैम। चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।